नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी दल सियासी मैदान में उतर चुके हैं। सियासी पारा बढ़ाने के लिए नेता एक दूसरे पर जुबानी वार करते रहे हैं। तरह तरह की योजनाओं को जनता तक लेकर सभी दलों के नेता पहुंच रहे हैं। ये चुनाव काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि इस बार के चुनाव में आर या पार की लड़ाई है। एक तरफ भाजपा इस बार 400 पार का नारा दे रही है, वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भी लगातार जनता के बीच जगह बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए प्रचार प्रसार भी बढ़ा दिया गया है। 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी इस बार भी सत्ता को पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। प्रचार में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए भाजपा हर तरह का प्रयास कर रही है। नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या इस बार का चुनाव भी जाति मजहब के नाम पर ही होगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। इस देश में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बेरोजगारी चरम पर है, युवा सड़कों पर है, लेकिन मोदी सरकार इस बार भी पुराने चुनावी वादों की तरह इस बार भी वही मुफ्त का राशन और जाति मजहब बांट रही है। अभी हाल ही में चुनावी चंदे के रूप में इतना बड़ा घोटाला सामने आया, लेकिन उस पर भाजपा की बोलती बंद है। यहाँ तक कि गोदी मीडिया भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। ऐसा हो भी क्यों ना, भाजपा सरासर इस मामले में फंसती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं कि इस पर खुलकर बात करने में ऐसे कतरा रहे हैं। खैर, इनके इस आचरण का जवाब तो जनता इस बार के चुनाव में दे ही देगी, लेकिन इन दिनों जो चर्चा है वो दरअसल कांग्रेस द्वारा जारी किए गए न्याय पत्र की है, जो कि इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इन सबके बीच बयानबाजी भी खूब जोरों पे हो रही है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भाजपा को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी को घेरते हुए जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। चुनावी बॉन्ड योजना की लिस्ट सामने आने के बाद पता चलता है कि एक कंपनी को सीबीआई द्वारा धमकी दी जाती है और फिर कंपनी करोड़ों रुपए भाजपा को सौंप देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद कंपनी को करोड़ों रुपए परियोजनाएं मिलती हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में एक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। राहुल गांधी ने हैदराबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। हमारी लड़ाई देश का संविधान है और लोकतंत्र बचाना है। पीएम 3-4% लोगों के लिए काम करते हैं। उनके पास पैसा, खुफिया एजेंसियां, ईडी है, लेकिन हमारे पास सच्चाई है और लोगों का प्यार है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री के लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिसे पहले प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता था वो आज रंगदारी निदेशालय बन गया है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है। देश के सबसे भ्रष्ट मंत्री और सबसे भ्रष्ट नेता पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। चुनाव आयोग में भी नरेंद्र मोदी के लोग हैं। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस भाजपा से नहीं डरती। भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। इतना ही नहीं, इस रैली के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट भी साझा किया और लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी अरबपतियों की ताकत है। हमारे साथ किसान मजदूर का विश्वास है। उनके पास झूठ और फर्जी प्रचार है। हमारे पास 5 न्याय का संकल्प। उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड की ताकत है। हमारे पास देशवासियों से मिला योगदान। उनके पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी है। हमारे पास सच और जनता का प्यार, और इतिहास गवाह है कि आखिर में जीत हमेशा सच और मोहब्बत की होती है। नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, इंडिया जीत रहा है। खैर, आपको बता दें कि यह सिलसिला चलता ही जा रहा है। कांग्रेस की सक्रिय नेता सुप्रिया नेता के अक्सर भाजपा को घेरती रहती हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से भाजपा को निशाने पर लिया है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल सरकार चलाने के बाद जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो पीएम मोदी अपनी घिसी पिटी स्क्रिप्ट पर आ गए हैं। साथ ही उन्होंने जो कुछ भी कहा आप इस वीडियो में देखिए। क्योंकि कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की शर्म आती है। कभी कभी व्हाट्सएप पढ़ के लगता है कितनी घटिया भाषा है, और उसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री वही भाषा बोलते हुए मंच से नजर आते हैं। तो इस देश का प्रधानमंत्री घटिया व्हाट्सएप लिखते हैं या इस देश को चलाने की कुवत रखते हैं? सवाल इस बात का है। असलियत यह है कि 10 साल की मोदी सरकार के बाद आज जब यह देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है तो प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए, लेकिन उसमें नील बटा सन्नाटा स्कोर है, उसमें जबरदस्त फेल का ठप्पा लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का, और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। 10 साल के बाद बजाय अपना काम गिनाने के, 10 साल के बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के,
नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। यह सच है कि वो घबराए हुए हैं, यह सच है कि वो बौखलाए हुए हैं, यह सच है कि बीजेपी के अपने सर्वे, आरएसएस के अपने सर्वे का फीडबैक है कि बीजेपी 180 पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। यह भी सच है कि हमारी चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, या जो हमारा घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से आया, उसमें पूरी तरह से साफ हो गया है कि प्राथमिकताएं क्या हैं। हमारे घोषणा पत्र की चर्चा आप जैसे मीडिया के प्रबुद्ध साथियों ने की, विशेषज्ञों और जानकारों ने की, और विरोधियों को भी यह कहना पड़ रहा है कि एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण का खाका है, यह एक ब्लूप्रिंट है भारत के भविष्य के लिए, और 10 साल में जो भी समस्याएं इस देश के लोगों पर लादी गई हैं, उन सबका कहीं समाधान भी है और क्रमबद्ध तरीके से समाधान है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद से ही भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने कहा कि इसको देखकर पता नहीं चलता है कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है या फिर मुस्लिम लीग का। कांग्रेस ने इसमें जिस तरह तुष्टीकरण किया है और आरक्षण पर वादा किया, इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। दोनों नेताओं के द्वारा की गई बयानबाजी पर कांग्रेस सोशल मीडिया टीम की हेड और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यही दिल का प्रेम है, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। नरेंद्र मोदी और उनके पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। 1942 में जब मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था। ऐसे वक्त में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में नरेंद्र मोदी के पुरखे और नॉर्थ वेस्ट प्रिटियर प्रिंसिंग में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। साथ ही उन्होंने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। युवा बेरोजगारी का दंश सह रहा है। हम कहते हैं हमारी सरकार बनेगी 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमारा कहना है कि हम अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट और हर डिप्लोमा धारक को 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे। हम कहते हैं कि पेपर लीक से आपका हौसला टूटेगा नहीं, क्योंकि ऐसा सख्त कानून बनाएंगे कि आपके साथ भविष्य के खिलवाड़ करने वालों की रूह कांप जाएगी। हम कहते हैं कि 4 साल ठेके पर सरकार सेना की नौकरी नहीं चलेगी। अग्निवीर को खत्म करेंगे और पुरानी जो विधि थी उसको बहाल करेंगे। हम किसानों जिनका हौसला टूट गया, जिनको आतंकी कहा गया, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिनके रास्ते में कीलें गड़ा दी गई, हम उन किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। हम उनका कर्जा माफ करेंगे, 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ नहीं करेंगे। हम उनके खेती को, उनके बीज को, उनकी खाद को, उनकी दवाई को, उनके खेती के उपक्रम को जीएसटी से मुक्त करेंगे। हम नारी के हाथ में संसाधन देंगे। महालक्ष्मी स्कीम के चलते हम गरीब परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। हम नई सरकारी नौकरियों में महिला को 50% आरक्षण देंगे। हम श्रमिकों के न्याय की बात करते हैं। हम मनरेगा, जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल के रख दी, हम उसके मानदेय को प्रतिदिन बढ़ाकर 400 रुपए करेंगे। हम गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देंगे। हम 25 लाख रुपए की एक हेल्थ योजना की बात कर रहे हैं, जैसे हमने राजस्थान में चलाई, जिसके तहत इलाज, दवाई, टेस्ट सब उसमें आएगा। हम हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि गिनती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सामाजिक और आर्थिक सेंसस नहीं कराइएगा, नहीं पता चलेगा कि समस्या कितनी है। हम हाशिए पर दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़े लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम पता करेंगे कि वो कौन गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं जो दंश सह रहे हैं गरीबी का और जिनकी मदद होनी चाहिए। हम जंगल जमीन पर कानूनी हक देंगे लोगों को। वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को अधिसूचित करेंगे। हम राज्यों की बात करते हैं। हम मोदी जी की तरह मुंह नहीं मोड़ लेते हैं। हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस बहाल किया जाएगा, यह कहते हैं। पांडिचेरी को, पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आंध्रा को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लद्दाख में आज भी लोग सड़कों पर आंदोलित हैं, वहां पर धारा 144 लगाकर इंटरनेट सस्पेंड करके दमन किया जा रहा है। हम 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर लद्दाख की जनजातियों को उसमें इंक्लूड करेंगे। हम मणिपुर की वर्तमान सरकार को बर्खास्त करेंगे और सुलह आयोग की एक नियुक्ति करेंगे।
यह होता है एक व्यापक दृष्टिकोण, जहां पर युवाओं की बात हो रही है, किसानों की हो रही है, महिला की हो रही है, श्रमिकों की हो रही है, हिस्सेदारी की बात हो रही है, जहां पर देश के राज्यों की बात हो रही है। और यह कांग्रेस का वादा है और जनता जानती है, हम जब वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। यह कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा बिल जैसे बड़े बड़े कानून दिए। ये कांग्रेस की कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में चलने वाली सरकारें हैं, या हमारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की वो सरकारें जो अब नहीं रही। हमने जो कहा वो पूरा किया, चाहे वो गृह ज्योति हो, गृह लक्ष्मी हो, रायतू भरोसा हो, तमाम ऐसी चीजें। तो लोगों को भरोसा है कि कांग्रेस जो वादा करती है उसको निभाती है, क्योंकि ये कांग्रेस की गारंटी है, ये किसी का जुमला नहीं। खैर, चुनाव को नजदीक आता देख जिस तरह से पार्टियों के नेता एक्टिव है, ऐसे में एक बात तो तय है कि इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर होने वाली है। अब देखना यह होगा कि किसकी योजना पर जनता कितना भरोसा करती है। ये तो खैर आने वाले चुनावी नतीजों से ही पता चल पाएगा। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।